पिछले हफ्ते मैं एक बहुत ज़रूरी रिपोर्ट पर काम कर रहा था और मुझे ऐसा लगा जैसे मतलब पूरी कायनात मुझे वो काम करने से रोक रही थी। अच्छा। हर 5 मिनट में फ़ोन पर कोई नोटिफिकेशन, कोई नया ईमेल या फिर कोई सहकर्मी बस कुछ पूछने आ जाता था। ये तो बहुत आम बात है। जिस काम में शायद 1 घंटा लगना था, उसमें 4 घंटे लग गए और दिन के आखिर में संतुष्टि की जगह बस थकान थी। मुझे यकीन है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब आज के ज़माने की सबसे आम कहानी है शायद। हम सब वो गहरी एकाग्रता चाहते हैं, हाँ, वो अवस्था जहाँ हम सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि अपने काम से कुछ नया रचते हैं। अपनी सबसे गहरी अभिव्यक्ति को यूँ समझ लीजिए कागज़ पर उतारते हैं। पर हमारी दुनिया वो लगातार शोर मचाती रहती है। और यही यही आज की हमारी बातचीत का मुद्दा है। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ तो मनोविज्ञान का गहरा शोध है, जो फ्लो और डीप वर्क जैसी कमाल की अवधारणाओं को समझाता है। हाँ, ये वो जादुई अवस्थाएं हैं जहां हम अपना बेहतरीन काम करते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमारे पास जिम्बाब्वे के एक ऑफिस की केस स्टडी है जो जमीनी हकीकत दिखाती है। वो बताती है कि कैसे हमारे काम करने की जगह ही अक्सर हमारी एकाग्रता की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम्म। हम ये समझेंगे कि एकाग्रता की ये गहरी अवस्था असल में है क्या, हमारा दिमाग इसमें पहुंचता कैसे है, और सबसे ज़रूरी, हम अपनी आदतों और माहौल को कैसे बदल सकते हैं ताकि हम सिर्फ व्यस्त ना रहें बल्कि सच में कुछ सार्थक कर पाएं। चलिए, फ्लो की खूबसूरत अवधारणा से शुरू करते हैं। इसका श्रेय मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटमिहाई को जाता है। हाँ, उनका नाम लेना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा नहीं, काफी। वो दरअसल कलाकारों और सर्जनों पर शोध कर रही थीं और उन्होंने एक अजीब बात देखी। ये लोग अपने काम में मतलब इस कदर खो जाते थे कि उन्हें खाने पीने यहाँ तक कि सोने का भी होश नहीं रहता था। अरे वाह, ये तो जुनून से भी आगे की बात है। हाँ, और जब चिक्सिंट मिहाई ने उनसे इस अनुभव के बारे में पूछा, तो कई लोगों ने इसकी तुलना पानी के बहाव में बहने से की, अच्छा। जैसे कोई नदी आपको अपने साथ ले जा रही हो। और वहीं से इसका नाम पड़ा फ्लो। फ्लो। और ये सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं है। एथलीट इसे इन द जोन कहते हैं, प्रोग्रामर इसे हैक मोड कहते हैं। ये वही अवस्था है। तो इस फ्लो की अवस्था में होता क्या है, मतलब क्या चीज़ इसे इतना खास बनाती है? शोध के मुताबिक इसके 6 मुख्य पहलू हैं। पहला, आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस पल पर, उस काम पर होता है जो आप कर रहे हैं। कोई और सोच नहीं। कोई और सोच नहीं, ना अतीत की चिंता, ना भविष्य का डर। बस वही एक पल। दूसरा, काम और आपकी चेतना एक हो जाते हैं। आप काम को कर नहीं रहे होते, आप खुद वो काम बन जाते हैं। ये दूसरा वाला हिस्सा बहुत गहरा है। मतलब कर्ता और कर्म का भेद ही मिट जाता है। बिल्कुल। और तीसरा पहलू इसी से जुड़ा है, आत्मचेतना का खो जाना। आप ये भूल जाते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आप कैसे दिख रहे हैं। हम्म। हमारे अंदर का वो आलोचक जो हर वक्त हमें देख रहा होता है, वो अचानक चुप हो जाता है। और जब ऐसा होता है, तभी असली रचनात्मकता बाहर आती है। ये तो कमाल का एहसास होगा, जैसे अपने ही अहंकार से छुट्टी मिल गई हो। और बाकी के पहलू क्या है? चौथा है उस काम पर व्यक्तिगत नियंत्रण का गहरा एहसास। आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं उस पर आपका पूरा कंट्रोल है। ओके। पांचवा, समय का अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। कभी कभी घंटे मिनटों की तरह लगते हैं। और छठा, जो शायद सबसे जरूरी है, उस काम को करने में ही आनंद मिलना। वो काम अपने आप में एक पुरस्कार होता है, उसके लिए किसी बाहरी इनाम की जरूरत नहीं होती। तो फ्लो एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है, और कैल न्यूपोर्ट का डीप वर्क वो इसी को काम की दुनिया में लाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। सही कहा। एकदम सही। न्यूपोर्ट डीपवर्क को परिभाषित करते हैं, बिना किसी भटकाव के, पूरी एकाग्रता के साथ किया गया ऐसा पेशेवर काम जिसमें आपको अपना पूरा दिमाग लगाना पड़े। मतलब अपनी सोच की हर हद को छूना पड़े। बिल्कुल। ये वो काम है जो सच में मूल्य पैदा करता है, जिसे आसानी से कोई और नहीं कर सकता, और जो गहरी संतुष्टि देता है। और उन्होंने इसकी तुलना की है शैलो वर्क से, यानी उथले काम से। हाँ, और ये हम सब जानते हैं कि शैलो वर्क क्या है। ये ऐसे काम हैं जिनमें ज़्यादा दिमागी मेहनत नहीं लगती और जो अक्सर ध्यान भटकाव के बीच किए जाते हैं। जैसे ईमेल चेक करना। अरे, मेरा तो ईमेल इनबॉक्स मतलब शैलो वर्क का कारखाना है। मैं पूरा दिन सिर्फ जवाब देने में बिता सकती हूँ और दिन के आखिर में लगेगा कि असल में कुछ किया ही नहीं। अच्छा, वैज्ञानिक तौर पर हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है इस दौरान? दिलचस्प सवाल है।
हमारे दिमाग में एक डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क होता है। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। हाँ, ये तब सक्रिय होता है जब हम कुछ खास नहीं कर रहे होते, बस ख्यालों में खोए रहते हैं या अपने बारे में सोच रहे होते हैं। अच्छा, तो ये दिमाग का वो हिस्सा है जो स्क्रीन सेवर मोड में चलता रहता है। बहुत अच्छा कहा, बिल्कुल वैसा ही। फ्लो या डीप वर्क की अवस्था में ये स्क्रीन सेवर मोड बंद हो जाता है अच्छा। और दिमाग की सारी ऊर्जा काम से जुड़े नेटवर्क जैसे डॉर्सल अटेंशन नेटवर्क पर केंद्रित हो जाती है। सारी दिमागी शक्ति एक लेजर की तरह एक बिंदु पर फोकस हो जाती है। अगर ये अवस्था इतनी कमाल की है, मतलब हमें इतना अच्छा महसूस कराती है और हमारा बेहतरीन काम भी इसी में होता है, तो फिर हम इसमें ज़्यादातर वक्त क्यों नहीं रह पाते? क्या हम आलसी हैं या कोई और बड़ी वजह है? ये बहुत बड़ा सवाल है और यहीं पर जिम्बाब्वे में डिलॉयट एंड टूश कंपनी की वो केस स्टडी बहुत कुछ सिखाती है। हाँ। यह असल दुनिया का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे हमारा माहौल ही हमारे दिमाग के खिलाफ साजिश करता है। यह अध्ययन एक ओपन प्लान ऑफिस में किया गया था। जहाँ कोई दीवारें या क्यूबिकल नहीं होते, जो आजकल लगभग हर जगह का चलन है। बिल्कुल। और नतीजे चौंकाने वाले थे। ध्यान भटकने का सबसे बड़ा कारण था शोर, खासकर सहकर्मियों की बातचीत की आवाज। हम्म। सर्वे में शामिल 76% लोगों ने इसे अपनी एकाग्रता में एक बड़ी बाधा माना। हमारे दिमाग के लिए किसी और की बातचीत को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि वो भाषा है और दिमाग उसे समझने की कोशिश करता ही है। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरा कारण था वो तो और भी बुनियादी है क्या था वो? और वो हैरान करने वाला है। 86% कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी समस्या की ऑफिस का तापमान। तापमान? हाँ, उनका कहना था कि एयर कंडीशनिंग या तो बहुत तेज होती है या बहुत कम, और उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। मतलब आप या तो जैकेट पहन के कांप रहे हैं या पसीने से भीग रहे हैं। ऐसे में कौन सा बड़ा आइडिया आएगा? ये तो सीधे सीधे फ्लो के एक सिद्धांत को तोड़ता है, व्यक्तिगत नियंत्रण का एहसास। सही। जब आप अपने कमरे के तापमान तक पर काबू नहीं पड़ सकते, तो गहरे काम पर क्या खाक नियंत्रण होगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसके अलावा असुविधाजनक फर्नीचर और निजता की कमी भी बड़े मुद्दे थे। मतलब प्राइवेसी नहीं है? बिल्कुल नहीं। 70% लोगों ने कहा कि कोई निजी या गोपनीय बात करने के लिए कोई एकांत जगह ही नहीं है। आपको हमेशा लगता है कि कोई आपकी बातें सुन रहा है या आपके स्क्रीन पर झांक रहा है। ये माहौल तो डीप वर्क के लिए जरूरी हर चीज के ठीक उल्टा है। शांति, नियंत्रण, शारीरिक आराम सब गायब। और इस स्टडी में एक बात मुझे दिलचस्प लगी कि 41 से 50 साल की उम्र के कर्मचारी इन चीजों से सबसे ज्यादा परेशान थे। हो सकता है शायद इसलिए क्योंकि वह एक ऐसे दौर से आए हैं जहां निजी ऑफिस या ज्यादा शांति वाला माहौल आम था। पर यह समस्या उम्र से परे है। हम्म। कैल न्यूपोर्ट यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा की बात करते हैं, संज्ञानात्मक अवशेष। कॉग्निटिव रेजिड्यू। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब आप किसी गहरे काम में डूबे हों और आप सिर्फ एक नज़र अपनी ईमेल पर डाल लेते हैं, तो भले ही आप तुरंत वापस अपने काम पर आ जाए, आपका ध्यान पूरी तरह वापस नहीं आता। अच्छा। आपके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी उस ईमेल के बारे में सोच रहा होता है। ये बचा हुआ ध्यान, ये अवशेष आपकी दिमागी क्षमता को काफी देर तक कम कर देता है। और ओपन प्लान ऑफिस तो ऐसे अवशेषों की फैक्ट्री है। बिल्कुल। हर रुकावट आपके दिमाग में थोड़ा अवशेष छोड़ जाती है। ये तो एक तरह से हमारे दिमाग के खिलाफ साजिश लगती है ना। हमें तैरने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन साथ ही हमारे पैरों में वजन भी बांध दिया गया है। सही कहा। पर अच्छी बात यह है कि कैल न्यूपोर्ट जैसे लोग सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ते, उन्होंने इससे निकलने के रास्ते भी सुझाए हैं। बिल्कुल। और उनके नियम सिर्फ काम के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी और अपने ध्यान पर दोबारा नियंत्रण पाने के बारे में है। उनका पहला नियम है, गहराई से काम करें। वर्क डीपली। हाँ, इसका मतलब है कि अपने डीप वर्क के लिए अपने कैलेंडर में जानबूझकर समय तय करें। उसे किसी जरूरी मीटिंग की तरह ही सम्मान दें और इसे आसान बनाने के लिए कुछ रस्में या आदतें बनाएं। दूसरा नियम सुनने में थोड़ा अजीब है, ऊब को अपनाएं, एम्ब्रेस बोर्डम। हाँ, और ये शायद सबसे मुश्किल है। इसका मतलब है अपनी एकाग्रता की मांसपेशी को ट्रेन करना। हम्म। आजकल हम हर खाली पल को फोन से भर देते हैं। लाइन में खड़े हैं तो फोन निकाल लिया, किसी का इंतजार कर रहे हैं तो फोन देख लिया। ट्रैफिक लाइट पे भी फोन निकल आता है। सच में। न्यूपोर्ट कहते हैं कि ऐसा करके हम अपने दिमाग को लगातार ध्यान भटकाव का आदी बना रहे हैं। जब दिमाग को हर 10 सेकंड में कुछ नया देखने की आदत पड़ जाए, तो वो 90 मिनट तक एक ही चीज पर कैसे टिकेगा? सही बात है। कभी-कभी बस बिना कुछ किए इंतजार करना, अपने विचारों के साथ अकेले रहना, एकाग्रता का सबसे अच्छा अभ्यास है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है।
अपने दिमाग को भटकने की इजाजत देने के बजाय उसे शांत रहना सिखाना। उनका तीसरा नियम तो और भी विवादास्पद है। सोशल मीडिया छोड़ें। हाँ, क्विट सोशल मीडिया। और वो इसे बहुत गंभीरता से कहते हैं। उनका तर्क है कि ये प्लेटफॉर्म आपकी सबसे कीमती संपत्ति, आपका ध्यान चुराने और उसे विज्ञापनदाताओं को बेचने के लिए ही बनाए गए हैं। आपको अपने ध्यान को वैसे ही गंभीरता से लेना चाहिए जैसे एक प्रोफेशनल एथलीट अपने खानपान को लेता है। लेकिन क्या ये आज के दौर में मुमकिन है? कई लोगों का तो पूरा काम ही सोशल मीडिया पर टिका है। बहुत अच्छा सवाल है। और न्यूपोर्ट का नजरिया ज्यादा बारीक है। वो ये नहीं कहते कि हर किसी को अपना अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए। अच्छा। वो कहते हैं कि हर टूल का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। खुद से पूछें, क्या इस टूल का इस्तेमाल मेरे पेशेवर लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत जरूरी है? क्या इसका फायदा इसके द्वारा मेरे ध्यान को पहुंचाए जा रहे नुकसान से ज्यादा है? मतलब एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है अपने ध्यान का। बिल्कुल। अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दें। ये जानबूझकर चुनाव करने के बारे में है। और चौथा नियम उथले कामों से जुड़ा है। हाँ, उथले कामों को कम करें। ड्रेन द शैलोज। अपने दिन के उन कामों को पहचानें जिनमें दिमागी मेहनत नहीं लगती और उन्हें कम करने या एक साथ निपटाने की कोशिश करें। जैसे सारे ईमेल एक साथ देखना। हाँ, न्यूपोर्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने मैनेजर से बात करके अपने काम के लिए एक डीप टू शैलो रेशियो तय करें। अच्छा। इससे आपको यह कहने का आधार मिलता है कि मैं इस मीटिंग में नहीं आ सकता क्योंकि ये मेरे डीप वर्क के समय में आ रही है। मुझे ये रिचुअल यानी आदत बनाने वाला हिस्सा बहुत कारगर लगता है। एशले जॉनसन ने डीप वर्क रिचुअल बनाने के 5 बहुत ही स्पष्ट कदम बताए हैं। हाँ, और ये बहुत शक्तिशाली है क्योंकि ये आपके दिमाग को संकेत देता है कि अब गहरे काम का समय है। पहला कदम है, अपना माहौल चुनें। ऐसी जगह जो शांत हो। हाँ, और जहाँ कोई आपको परेशान ना करे। ये आपकी रोज की काम करने की जगह से अलग भी हो सकती है। जैसे कुछ लेखक सिर्फ एक खास कैफे में ही लिख पाते हैं। वो माहौल एक ट्रिगर बन जाता है। बिल्कुल। दूसरा कदम है समय का एक ब्लॉक चुनें। तय करें कि कितनी देर काम करना है और दिन का वो समय चुनें जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। सही। और तीसरा है, सहायक चीजें चुनें। यानी वो छोटी छोटी चीजें जो आपको उस अवस्था में जाने में मदद करती हैं, जैसे खास तरह की कॉफी, पानी की बोतल, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन। यह एक टाइमर। हाँ, ये चीजें आपकी आदत का हिस्सा बन जाती हैं। चौथा कदम सबसे जरूरी है, सभी भटकाव दूर करें। फोन को दूसरे कमरे में रख दें। बेहतर तो यही है, कंप्यूटर पर सभी गैर जरूरी टैब और नोटिफिकेशन बंद कर दें। इसमें कोई समझौता नहीं। जरा सा भी भटकाव आपको उस गहरी अवस्था से बाहर खींच सकता है। और 5वां कदम है, इसे आदत बनाएं। रोजाना या नियमित रूप से अभ्यास करने से आपका दिमाग और शरीर इस पूरी प्रक्रिया के आदी हो जाते हैं और हर बार गहरी एकाग्रता में जाना आसान होता जाता है। और इसी से जड़ी एक और आदत है, दिन के अंत में शटडाउन रिचुअल अपनाना। हाँ, ये बहुत अच्छी आदत है। इसका मतलब है काम खत्म करने से ठीक पहले अपने सभी अधूरे कामों को देखें, उन्हें व्यवस्थित करें और अगले दिन के लिए एक योजना बना लें। फिर जोर से कहें, शटडाउन पूरा हुआ। वाह, ये तो दिमाग को ऑफ करने का बटन दबाने जैसा है। बिल्कुल, यह आपके दिमाग को एक साफ संकेत देता है कि अब काम खत्म हो गया है और आप काम के बारे में सोचना बंद कर सकते हैं। इससे आप शाम को सच में आराम कर पाते हैं। और अगले दिन पूरी ताजगी से शुरुआत करते हैं। तो आज हमने समझा कि फ्लो और डीप वर्क्स सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर काम करने, अपनी रचनात्मकता की गहराई तक पहुंचने और उससे गहरी संतुष्टि पाने की शक्तिशाली अवस्थाएं हैं। हमने यह भी देखा कि कैसे हमारा माहौल, खासकर हमारे ऑफिस, अक्सर हमारे खिलाफ काम करते हैं और हमें लगातार उथलेपन की ओर धकेलते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम असहाय नहीं हैं। सही कहा। हमने इसे साधने के लिए कुछ बहुत ही ठोस और व्यवहारिक रणनीतियां भी सीखी, जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है, चाहे वो ऊब को अपनाना हो या फिर अपना एक डीप वर्क रिचुअल बनाना। हाँ, और एक विचार जो इन सभी स्रोतों को एक साथ पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आ रहा है, वो यह है कि अब तक हमारी सारी बातचीत व्यक्तिगत एकाग्रता पर केंद्रित रही है। एक व्यक्ति कैसे डीप वर्क करे, एक इंसान कैसे फ्लो में जाए। सही, मतलब एकाग्रता को एक अकेले की साधना की तरह देखा गया है। लेकिन ऐसा होना जरूरी तो नहीं। शायद नहीं। हमारे एक स्रोत में टीम फ्लो का जिक्र है और एक अन्य में व्हाइट बोर्ड इफेक्ट का, जहां दो लोग मिलकर किसी मुश्किल समस्या को सुलझाते हैं।
वो भी तो एक तरह का डीप वर्क हो सकता है। हाँ, ये तो है। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या भविष्य में हम सिर्फ व्यक्तिगत डीप वर्क की बजाय सामूहिक फ्लो या कलेक्टिव फ्लो की अवस्था को पाने के लिए माहौल और आदतें बना सकते हैं? जहाँ एक पूरी टीम एक साथ बिना भटके एक ही लक्ष्य पर काम कर रही हो। बिल्कुल। ये कैसा दिखेगा? क्या ये लगातार चलने वाली मीटिंग्स का ठीक उल्टा होगा? क्या इसके लिए अलग तरह के ऑफिस और अलग तरह के डिजिटल टूल्स की जरूरत होगी? ये एक बड़ा और दिलचस्प सवाल है जिस पर शायद हमें आगे सोचना